नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री बीएससी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री से परेशान रहते हैं। हम केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ें कि हम अच्छा नंबर ला सकें। और एक बहुत अच्छा चीज है कि आप सबके लिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप सबके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। पूरा चैप्टर वाइज है ना। पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा हर चैप्टर को मैंने एकदम बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप 50-60 वीडियो भी अगर अच्छे से देख लेते हैं, ज्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, अगर उन सभी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो नॉलेज का जो स्तर है बढ़ जाएगा, आपका नंबर भी बढ़ जाएगा, आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। ये सब चीज है। तो बच्चों, इसके पहले और मैंने 2 वीडियो और अपलोड किया हुआ है, आप जाके देखिएगा उनको। आपका जो बॉटनी है ना, और जो जूलॉजी है, उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने अपलोड कर दिया है, राइट। और इसके पहले वाला जो सेमेस्टर पढ़ रहे थे बीए वाले स्टूडेंट, तो उनके सब्जेक्ट हिंदी था, राइट ना। तो अभी अब वो जो सब्जेक्ट है हिंदी का है ना, वो आप लोग के में आ गया है। मतलब सेकंड सेम जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है बीएससी में ना, है ना, तो उनको हिंदी लेकर के पढ़ना है। और जो बीए वाले बच्चे हैं सेकंड सेम में, उनको पर्यावरण लेकर के पढ़ना है, ठीक है। तो उन हिंदी की जो वीडियो है सेम टू सेम है, उनको जाके आपको पढ़ लेना है, राइट। तो उस पर दोबारा मुझे वीडियो अपलोड करना नहीं पड़ेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके खोजा करिए कि कौन कौन सा वीडियो कहाँ कहाँ पर है। ऐसे ही देखेंगे रैंडम तरीके से तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चों। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान से समझें, पढ़ें। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। जैसे कमेंट में आया हुआ है, कोई दुर्ग यूनिवर्सिटी से है बच्चे, एक दो क्या बहुत बच्चे हैं, है ना। और बस्तर यूनिवर्सिटी से है, सरगुजा यूनिवर्सिटी से है, रायपुर से भी है, और शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी हमारे रायगढ़ से तो बच्चे हैं। और अलग अलग कॉलेज से भी बच्चे हैं, है ना। कोई गुरु घासीदास कॉलेज से हैं, तो कोई संत गुरु घासीदास कॉलेज शायद पामगढ़ में, है ना। और कोई बच्चे शक्ति से है। तो कोई बच्चे अलग अलग कॉलेज से है ना, मुझे एकदम से याद नहीं है। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि मैं किस तरीके से आप सबके लिए सहयोग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और ये मेहनत हमारा बेकार नहीं जाएगा। भले अभी नहीं समझेंगे स्टूडेंट, लेकिन कल के डेट पर हमारे बातों को समझेंगे, है ना। अभी हमारा जो जर्नी है स्टार्टिंग है। जैसे जैसे चैनल ग्रो होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा आप सबके सपोर्ट से, तो बहुत अच्छा चीज एक दिन आप सबके लिए यूट्यूब के माध्यम से मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा, राइट। चलिए देखते हैं इनका ये कोर्स कोड क्या है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सब पेपर में रहते हैं, चेंज हो करके। नंबर है यहाँ पर, कितना नंबर का है, टोटल 100 नंबर का है, ठीक है। देखिए यहाँ से होता है चैप्टर स्टार्ट, यूनिट 1 स्टार्ट। यहाँ पर 3 चैप्टर बनाए गए हैं, 1, 2 और 1, 3, ठीक है। तो एसिड बेस एंड सॉल्वेंट सिस्टम है। फिर आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, जिसका मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है। वीडियो पर आप जाके जरूर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, अजलीय विलायक भी है हमारे पास, काफी अच्छा है। तो ये तीनों पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, और ये थ्योरी का पार्ट है। 2-3 अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, 4 टॉपिक, 4 टॉपिक यहाँ पे, 3-4 टॉपिक यहाँ पे, तो मोटी मोटा कहा जाए कि आप 15-12-13 टॉपिक करके कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये आप सबके लिए नया नहीं है, पुराना टॉपिक है। जिसको आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा है वही सब टॉपिक है, ठीक है। जैसे अर्हीनियस और ब्रास्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग हार्ड सॉफ्ट एसिड, सॉरी, एसिड और बेस क्या होते हैं, कंजुगेटेड एसिड बेस क्या होते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें एल्केन आते हैं, ठीक है। एल्केन बनाने का विधि आप देख सकते हैं, ऊटज रिएक्शन है। हाइड्रोजनेशन के माध्यम से कोई एल्कीन पर कराएंगे तो ये इनका मेथड है। इन सब को मैंने डिटेल किया हुआ है, उन वीडियो को जाके आप जरूर देखें। साइक्लोएल्केन बना सकते हैं हम लोग किसके माध्यम से, डिकमान मेथड से बना सकते हैं अपन, है ना।
और यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जहां पर पाई बॉन्ड को हम लोग देखते हैं। ठीक। और हम लोग देख पाएंगे इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन है, और तीसरा इनका चैप्टर है छठवां सातवां, आपको मिलेगा छठवां तक। ठीक है, चौथा पांचवा छठवां ये ऑर्गेनिक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के आपका ये दूसरा यूनिट के अंतर्गत तीन चैप्टर है ना, चौथा पांचवा और छठवां, यहाँ छठवां है। ठीक। अब ये बच्चों तीसरा यूनिट, तीसरा यूनिट में हमको देखने के लिए मिलेगा बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। जो आदर्श गैस होते हैं उनका व्यवहार क्या होता है। ठीक है, रियल गैस क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री क्या होते हैं, इन सब पर मैंने डिटेल किया हुआ है। ये चैप्टर मिलेंगे 7 8 और 9। ठीक है, 7 8 और 9, यहाँ पर ये 7 है और ये 8 है, और फिर यहाँ पर क्या है, 9 है। ठीक। और यहाँ पर है सिर्फ दो चैप्टर, 10 और 11, कोलाइड एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स से देखेंगे और कैटालिस्ट देखेंगे, उत्प्रेरण। काफी अच्छा है। और इन सभी टॉपिक को हमको क्या क्या पढ़ना है, पूरा सबको नहीं रटना है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम अच्छे से याद करेंगे। सबको रटेंगे तो टाइम ही नहीं है। कहाँ है टाइम, आप बताइए मुझे। एग्जाम फॉर्म डालने का डेट आ जाएगा इसी महीने में लास्ट में या फिर मई में। कुल मिला के आपके पास वक्त है ही नहीं। मई का महीना को मानिए मोटिस मोटा है ना, और जून में तो आपका पेपर होना है, और इस महीने का बचा है मान लीजिए 15 दिन, और मई को मान लीजिए एक महीना। कुल मिला के आपके पास 45 दिन बचा हुआ है, और इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ना है कि आपका जो हार्ट बीट है बढ़ जाएगा, टेंशन में आप आ जाएंगे। राइट, इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, डेली पढ़ें, 4 से 5 घंटा डेली पढ़ें, और वो भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये देख सकते हैं कितना नंबर बांटे गए हैं, सबको पता है, एक एक नंबर का सवाल आते हैं, है ना। और यहाँ है हमारे पास 5 × 4, 5 क्वेश्चन रहेगा, 4 4 नंबर का। और यहाँ पर है हमारे पास 4 क्वेश्चन रहेगा, 10 10 नंबर का। 40 20 60 60 और 10 70, 70 और 30 नंबर यहाँ है, टोटल इंटरनल असाइनमेंट करते हैं। ठीक। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा है, इन चीजों को देखते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज समझते हैं। ठीक है, कि चैप्टर में इनका पहला क्या दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास केमिस्ट्री का एक खासियत है, एक हमारे पास अ, डराने वाला चीज है, कि भाई हम इनमें छोटे छोटे प्रश्न ऐसे दे देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। और जो बच्चा बेसिक पढ़ेगा उनको समझ आएगा। बेसिक नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहला हमारा सिद्धांत है अर्हीनियस का सिद्धांत, किसे कहते हैं। इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ये मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर बताते जाऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आप उनको राइट करते जाएंगे। क्लियर है। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपका अच्छा नंबर भी आएगा। पहला सेम में भी आपने देखा, जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया था वो सब चीज हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिला, पेपर आप देख सकते हैं। ठीक। यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों के नाम, सामर्थ्य क्या होती है उनको बताना है। ये दूसरा सवाल आपके लिए चिन्ह लगाने योग्य है। कारण देते हुए निम्नलिखित लुईस अम्ल लुईस क्षार को छांटो। अच्छा, पहले ये समझें कि लुईस के अनुसार एसिड क्या होते हैं और लुईस के अनुसार बेस क्या होते हैं। तो ये पूरा रटना नहीं पड़ेगा, ये पूरा समझ आपको आ जाएगा, तो उनको आप पहले पढ़ेंगे। और देखते हैं, HiCl4 और HNCl4 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि CCl4 लुईस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता है। क्यों। तो भाई आप जानते हैं लुईस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। तो ये अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। कारण से ही समझाइए कि अमोनिया की तुलना में NF3 दुर्बल क्षार होते हैं, क्यों। अब ये तो ठीक है, ये पूरा आपका कवर हो जाएगा लुईस के अनुसार, लुईस का कॉन्सेप्ट समझ करके। ब्रास्टेट तथा लुईस क्षारक में क्या अंतर होते हैं। अगर आपने ब्रास्टेट का सिद्धांत पढ़ा और लुईस का सिद्धांत पढ़ा तो ये अंतर भी हो जाएगा। ठीक। और देखते हैं, क्षारों की अपेक्षित प्रबलता के निर्धारण की विधियां को बताना है। नहीं, इनको मत पढ़िए। और देखते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना सब।
लुईस अवधारणा से, अच्छा इनको छोड़िए, ये पूरा छोड़िए, जितना मैंने आपको बताया उनको आप कर लीजिए। हाँ, ये संयुग्मित अम्ल क्षार का छोटा फिर हम क्वेश्चन कर लेंगे। ये शॉर्ट है ना, लॉन्ग देखते हैं। अम्ल क्षार प्रबलता और कठोरता एवं मृदुता से क्या समझते हैं? कठोरता तथा मृदुता के सिद्धांत को बताना है, मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनको हमको बताना है, ठीक। हाँ, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। और देखते हैं यहाँ पर, ये देखो, एच मतलब हार्ड, एस मतलब सॉफ्ट, ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के अनुसार एच एफ दुर्बल है लेकिन एच आई प्रबल होते हैं, क्यों? ये हमको बताना है, कारण हमको पढ़ना है, ठीक। जो जो कारण बता रहे हो उनको आप पढ़ ही लेंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम अयस्क कार्बोनेट के रूप में क्यों पाए जाते हैं? ये छोटा सा सवाल हमको कर लेना है। ये छोटा छोटा प्रश्न है ना, तो इनको आप पढ़ें बच्चों, जितना मैं छोटा छोटा चिन्ह लगा रहा हूँ। विद्युत ऋणात्मकता का अम्लों और क्षारों, क्षार की कठोरता और मृदुता पर प्रभाव समझाना है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लॉन्ग को समझते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला जो चैप्टर है, लुईस के सिद्धांत, ब्राफ्टेड लॉरी और अरेनियस, तीनों का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। तीनों का सिद्धांत पढ़ना है। देखो, लुईस के अनुसार, ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार, ये सभी का सिद्धांत हमको पढ़ना है। अच्छा, लॉन्ग में यहाँ मैं चिन्ह लगाने के लिए भूल गया था ना, देखो, ब्राफ्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत को बताना है, लुईस के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत बताना है। अंतर क्या है? लक्स फ्लर्ट के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत बताना है, मतलब तीनों सिद्धांत को बताना है। आप मेरा वीडियो जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, केमिस्ट्री विनर एम के सर करके सर्च मारेंगे तो आपको पूरा चीज दिखाई देने लगेगा, राइट। अब देखते हैं, हमारे पास ये पहला यूनिट का ही अलग अलग और पार्ट है। ये हमारा क्या है? लघु उत्तरी है। देखते हैं, हार्ड साफ्ट एसिड बेस सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की चयनात्मक को समझाइए, नहीं इनको छोड़िए, ये लॉन्ग को देखते हैं। कठोर और मृदु अम्ल क्षार धारणा से क्या समझते हैं, ये पढ़ेंगे। इनकी उपयोगिता भी पढ़ेंगे। सहजीविता क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। और इनकी सीमाएं हम देख लेंगे, ठीक। बाकी और इधर को हमको देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हार्ड सॉफ्ट संकल्पना के आधार पर लुईस अम्लों के वर्गीकरण को हमको उदाहरण से ही समझाना है, समय मिले तो आप इनको पढ़ लेंगे। बाकी ऊपर को तीन चार सवाल को हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सीमाएं आप कर लेंगे ना, ऊपर भी बोल रहे हैं नीचे भी बोल रहे हैं। अब देखते हैं इनका तीसरा जो पार्ट है, चैप्टर तीसरा है आपका, यूनिट पहला है। यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कारण बताना है। ये कारण बताने वाला पार्ट जो भी आपका याद हो इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या होता है जब, ये छोटा छोटा लाइन है, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या बन रहे हैं यहाँ पर। अजलीय जो विलायक में संकुल निर्माण अभिक्रिया को हमको बताना है, ठीक। और देखते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। विलायकों का वर्गीकरण उनके भौतिक रासायनिक गुणों के आधार पर किस प्रकार से किया गया है उनको बताना है। आयन कारक विलायक से क्या समझते हैं, चिन्ह लगाएंगे। अगर आपने मार्केट में किताब नहीं लिया है तो बच्चों तुरंत जाके आप खरीदिए। आप कैसे ऐसा इग्नोर कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इस तरह से मार्केट में बुक नहीं लिया है तो समझ लीजिए आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, आप स्टूपिड बच्चे की कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट ना। मूर्ख बच्चा होगा जो एक महीना बचा है और किताब नहीं खरीदेगा, बताइए क्यों इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का आप? मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, जब आप सेमेस्टर में हैं, आपको पता है कि रिजल्ट का वेट करना ही नहीं है, आप फेल होएंगे ही नहीं, तो आपको इंतजार करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप किताब खरीदें, तुरंत पढ़ें, नहीं तो एटी केटी दिलाते दिलाते थक जाएंगे आप, बेग दिलाते दिलाते। अजली विलायक क्या होते हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक। बस, और ज्यादा हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं दूसरा यूनिट। ये थ्योरी का पार्ट था, पहला जो यूनिट था थ्योरी का पार्ट है।
अब देखते हैं यूनिट दूसरा, अ वाला पार्ट है साइक्लोएल्केन। साइक्लो का मतलब होता है चक्र होता है बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कम से कम 3 कार्बन चाहिए एक चक्र को बनाने के लिए, ये हमारे पास साइक्लो है, राइट। ये हमारे पास क्या है, साइक्लो है। और ये प्रोपेन क्यों कहेंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों अगर 3 कार्बन हमारे पास है तो इनका नाम हो जाएगा प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। चक्र है तो साइक्लोप्रो मतलब 3 कार्बन प्रोपेन। बट एन क्यों कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को देखते हैं तो एन लगाते हैं। साइक्लोएल्केन बनाने की विधि आप चिन्ह लगाएंगे। एथेन के सांतरित और ग्रसित रूप में कौन सा रूप अधिक स्थायी है, छोटा से हमको बताना पड़ेगा। और साइक्लोब्यूटेन में संरूपण, हाँ ये भी पढ़े आप, बनाना बॉन्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। ये छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। एल्केन बनाने की विधि ऊटज विधि से हम बना सकते हैं, राइट ना, एल्किन से बना सकते हैं, एल्काइन से बना सकते हैं। इनका पूरा डिटेल आपको वीडियो में मिलेगा। ऑर्गेनिक का वीडियो सबसे अच्छा आपको लगेगा अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। संरूपण क्या होते हैं, न्यूमेन प्रक्षेपण जो होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, सूत्र विधि की सहायता से हमको बताना है। एल्केन के हैलोजनीकरण में क्रियाशीलता क्षमता, नहीं इनको छोड़िए। मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की विधि, नहीं इनको भी छोड़िए। साइक्लोएल्केन के सामान्य गुण, बेयर का तनाव सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, साक्ष्य मोहरवाद सातवां इंपॉर्टेंट है। साइक्लोप्रोपेन में आपको देखने के लिए मिलेगा बनाना बॉन्ड। और साइक्लो हेक्सेन का कुर्सी रूप नाव रूप में ज्यादा स्थायी कौन होता है, ये हमको बताना है। बच्चों इतना आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान दे करके। अगर आपने और तैयारी अच्छे से कर लिया है तो अच्छा चीज है, और तैयारी आप कर सकते हैं एक दो प्रश्न को। अगर आपको लग रहा है कि ये साइक्लोएल्केन में मुक्त मूलक जो कैसे बनते हैं हैलोजनीकरण के माध्यम से, इनको आप कर सकते हैं, बस इतना आपको चिन्ह लगाना है। अब चलते हैं इनका बी वाला पार्ट को देखते हैं, अगला चैप्टर है इनका दूसरा यूनिट, मतलब 5वां चैप्टर है ये, ठीक। ये आपका डबल बॉन्ड मिलेगा, देखते हैं। यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है, सगमिट डाइन किसे कहते हैं, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाएंगे। कारण वाला कुछ प्रश्न है बच्चों, ये जो पहला प्रश्न है ना, विश डाई हाइलाइट के, हाँ ये आप पढ़ लेंगे, एल्काइन बनाने की विधि है ये। एपॉक्सीकरण चिन्ह लगाएंगे 9वां। हाइड्रोबोरेनीकरण, नहीं। और देखते हैं, उच्च एल्काइन प्राप्त करने की विधि, नहीं। हाँ ये कर सकते हैं 11वां। सगमिट डाइन की स्थायित्व, ये कुछ नामकरण दिया हुआ है, नहीं। निम्नलिखित के नामकरण, ये तो नामकरण आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट भी आपका लॉन्ग से कवर होगा। एल्किन बनाने की विधियां मैंने आपको बताया है पूरा वीडियो में, किस तरीके से सवाल आते हैं। एल्किन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पेरोक्साइड प्रभाव, मार्कोनी का आपका नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डील से एल्डर अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सगमिट डाइन आपने शॉर्ट में भी देखा और लॉन्ग में भी देखा, ठीक है। हम्म यहाँ पर कुछ कारण वाला प्रश्न है, इनको आपको पढ़ लेना है। क्या होता है जब एथीन को क्रिया कराया जाता है ओजोन से, एक कारण वाला तो प्रश्न आपको पढ़ ही लेना है, यही तो आपको परेशान करते हैं। एक सवाल और है लास्ट में, हाफमैन विलोपन अभिक्रिया, क्लियर। बीच का कारण वाला जो प्रश्न है उनको आप पढ़ लेंगे। चलिए ये इनका 6वां चैप्टर होगा बुक के अकॉर्डिंग, मतलब इकाई हमारा दूसरा होगा। साइक्लोपेंटा डाइनिल धन आयन जो होते हैं, मतलब केटायन एरोमेटिक गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता है। विषम चक्रीय यौगिक मैंने पूरा डिटेल किया हुआ है, आप जाके पढ़े। सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर, ये तो पढ़ सकते हैं। आपके नॉलेज में भी बहुत सारा चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है नॉलेज में, दिमाग खोलेंगे तो पता चलेगा। ये पढ़ें, गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान संश्लेषण, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया हुआ है।
ये कारण वाला ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मार्गोली। बेंजीन से एनिलीन बनाने की विधि, नहीं छोड़िए। फ्रीडल क्राफ्ट 12। सबसे इंपॉर्टेंट छोटा प्रश्न है यहाँ पर। और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट है हकल नियम, ये आते हैं एग्जाम में, आए हैं बहुत बार। एरोमेटिसिटी से क्या समझते हैं, हकल नियम को जो फॉलो करते हैं। ट्रोपोलियम आयन जो केटायन होते हैं एरोमेटिक स्वभाव को दर्शाता है, क्यों। बेंजीन की ऑर्बिटल संरचना, हाँ ये पूछे हैं बेंजीन की ऑर्बिटल संरचना। और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि आप पढ़ेंगे नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब आ जाएंगे। बस। अब देखते हैं तीसरा यूनिट। तीसरा यूनिट मतलब ये चैप्टर आपका 7 है। वांडरवाल्स स्थिरांक, आप पढ़ें बायल्स नियम और चार्ल्स का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्तविक और आदर्श गैस में अंतर, स्वतंत्रता की कोटि से क्या समझते हैं। दीर्घ उत्तरी में देखते हैं। मैक्सवेल के अनुसार आणविक गति के सापेक्ष आणविक वितरण का बीच में जो अलग अलग जो ग्राफ है उनको बताना है। आदर्श गैस से क्या समझते हैं, चिन्ह लगाते जाएं। चार्ल्स का नियम, बायल्स का नियम आपने ऊपर भी देखा ऑलरेडी। एवोगैड्रो नियम, नहीं चार्ल्स बायल्स को आप पढ़िए बस। और यहां मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है यहां पर, वांडर वाल्स समीकरण की सहायता से क्रांतिक स्थिरांक पीसी, वीसी तथा टीसी की गणना करना है। मैक्सवेल बोल्टजमैन वितरण का नियम को हमको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। औसत वेग काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। वर्ग माध्य मूल वेग अगर कहीं पर दिखे तो चिन्ह लगा लेंगे, मैंने वीडियो पर बात किया हुआ है। चलिए दोस्तों, आपने इतना को चिन्ह लगा लिया। अब देखते हैं, ये हमारा बी पार्ट है यूनिट 3 का। पैराकोर क्या है, शायद मैंने इसको बोला था कि देख लेना साइड में करके, लेकिन आप इनको पढ़ें, छोटा नंबर का सवाल बनेगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, द्रव में अंतर आणविक बलों को विस्तार से समझाना है। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, सॉरी, हाँ वो भी ठीक है। आयरिंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। स्टेलेग्नोमीटर की सहायता से ज्ञात करना है, ये प्रैक्टिकल में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, इसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न आप लॉन्ग में पढ़ लेंगे, बाकी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये इनका लास्ट है, सब पार्ट है आपका इकाई 3 का। ठोस अवस्था क्या है, क्रिस्टलोग्राफी के नियम, पाउडर विधि, ठीक है। और देखते हैं साटकी टूटी फिंगल टूटी में अंतर, 12वीं में आपने पढ़ा है सब चीज को। दीर्घ में देखते हैं, समदैशिकता और विषमदैशिकता को समझाइए। और ये फिजिकल का पार्ट है, बहुत बच्चे को तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। क्रिस्टल जो होते हैं, जालक का त्रिविम विन्यास, ब्रेविस जालक पढ़ा है आपने इसको। परिमेय घातांक का नियम, ठीक। और मिलर अंक को समझाइए। समझ अगर आ जाता है तो ठीक है कर लीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप नीचे में जो प्रश्न दिया उनको पढ़ें। जालक दोष क्या होते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, और नॉन स्टेक्योमिति यौगिक के लिए जालक दोष को बताना है, ये आप पढ़ें। और अगर इतना को नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों, तो आप अपने हिसाब से ऊपर का जो सवाल मैंने आपको बताया ना वहां से आप पढ़ लेंगे। चलिए, ये चौथा हमारा यूनिट है जो कि लास्ट है, इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए, स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, बेट अधिशोषण नहीं। दीर्घ उत्तरी में देखते हैं, कोलाइट क्या होते हैं, पायस के प्रकार, पायस पर टिप्पणी लिखना है, प्रकार वगैरह सब आएगा।
जेल क्या होता है, जेल का वर्गीकरण करना है। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव और वैद्युत कण संचलन, ये सबको 12वीं में आपने पढ़ा है, और अच्छे से इनको पढ़ें तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। कोलाइट के एप्लीकेशन, 5 उपयोग पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन छोटा छोटा है और सरल भी है। हार्डी-सुलजे नियम आपको बताना है, पेप्टीकरण को समझाना है, ये सब प्रश्न को नहीं छोड़ना है हमको। अधिशोषण के 5 उदाहरण, ठीक है, और क्या है देखते हैं। बस बस इतना पढ़ लेंगे, आराम से आपका काम चल जाएगा, अच्छा से नंबर आएगा, चिंता मत करिए आप, अच्छा से नंबर आएगा। ये हमारा 11वां चैप्टर है, चौथा यूनिट है, 11वां चैप्टर है, मतलब इसके अंतर्गत 2 चैप्टर है। अभिक्रिया का वेग क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं, छोटा क्वेश्चन है। वेग नियम किसे कहते हैं, दीर्घ उत्तरीय है। शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके लिए व्यंजक ज्ञात करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, पढ़ना है। एक्टिवेशन एनर्जी, देहली ऊर्जा, ये दोनों में अंतर क्या है बताना है। सक्रिय ऊर्जा को देहली ऊर्जा आरेख के रूप में बताना है। आर्हीनियस समीकरण अगर पढ़ सके तो देख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया के दर को चेंज कर देते हैं, मतलब या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, तो उनको उत्प्रेरक कहते हैं। अर्ध आयुकाल क्या होते हैं, हाफ लाइफ टाइम, मैं इस पर वीडियो अपलोड किया है मैंने, उनको आप पढ़ें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, क्यों बताना है। आणविकता अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं, नहीं इसको मत करिए। अभिक्रिया वेग क्या है, 14 नंबर का सवाल, प्रभावित करने वाले कारक क्या है बताना है। अब देखिए ये कुछ उत्प्रेरक के प्रकार हैं, जैसे कि श्रृंखला अभिक्रिया, वर्धक, स्व उत्प्रेरक, मिश्रर, प्रेरित। अगर टाइम मिले तो आपको थोड़ा से पढ़ लेना है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण क्या है, प्रत्येक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, खास करके एक चीज है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय और शून्य कोटि की अभिक्रिया को आपको नहीं छोड़ना है। कुछ आंशिक प्रश्न भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं, काफी लंबा वीडियो थोड़ा से हो गया, 12-15 मिनट से ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं। प्रबल लुईस अम्ल क्या है, कठोर क्षारक क्या है, ये सभी को एक एक बार आप चिन्ह लगाएंगे। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। अर्हीनियफ का समीकरण क्या है, अर्हीनियफ का मतलब क्या कहता है, अम्ल क्या होता है, जो H+ आयन प्रदान करता है वो हमारा अम्ल होता है, ठीक। ये सबको हमने वीडियो में बताया हुआ है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा मैंने डिटेल किया हुआ है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझ में आएगा बताइए। अजली विलायक, ऐसे विलायक जिस पर जल ना हो, ऐसे सॉल्वेंट को नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहेंगे। एल्केन, सिंगल बॉन्ड का बात करेंगे, यहाँ पर पूरा एल्केन आएगा, ये देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में और कब कब आए हैं, पूरा सब चीज को करेंगे बच्चों। सैक्लो एल्केन क्या है, सैक्लो मतलब चक्र, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड। आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसर आपको इनका लास्ट में मिलेगा, ये देखिए लास्ट में आप चिन्ह लगा के पढ़ सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन का रिंग का पूरा डिस्कशन होगा। हकल रूल आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी, ठीक। ये सब मत पढ़ें, ये याद भी नहीं होगा आपसे, ये भी याद नहीं होगा, छोड़िए साइड में रख दो, पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठोस अवस्था है, यहाँ पे कुछ पढ़ लेंगे। ठोस अवस्था की प्रकृति, ये चौथा है लास्ट जो यूनिट है, कोलाइड और पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपने चिन्ह लगा लिया होगा। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तन मन धन से पढ़िए, मेहनत करिए अच्छे से, तो ही आपका जीवन सफल हो पाएगा बच्चों। नहीं तो आप लास्ट कंडीशन ऐसे होगा कि आपको सिर्फ रोना आएगा। समय है, वक्त है, अभी 1.5 महीना भी अगर आप तैयारी करें, एक दिन में 5 घंटा 6 घंटा, तो काफी अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी मैं अपलोड करता हूँ आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ना केवल साइंस के लिए काम करते हैं हम, बल्कि आर्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी हम काफी मेहनत कर रहे हैं,
उन बच्चे को भी आगे बढ़ाना है, हमको सारे बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो हमको भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को अच्छे लोगों तक भेजें, पढ़ने वाले स्टूडेंट तक भेजें। चलिए बच्चों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।